पत्रकार पोर्टल से आए हैं, न्यूज़पेपर से आए हैं, कैमरामैन हैं, मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका इतने ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर आना, ये इसकी पहचान है कि सच अभी जिंदा है और सच को दिखाने वाले लोग जिंदा हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल इशू पर हमने रखी है, और वो इशू है थानों मस्जिद की सीलिंग का, जिसको गैर कानूनी तरीके से सरकार के इशारों पर एमडीडीए द्वारा बिना किसी लीगल प्रोसीजर अपनाए सील कर दिया गया। और हमारे पास मस्जिद के सारे कागज हैं, जिनको एक एक करके अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ लोगों की शरारत पर नफरत फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए इस मस्जिद को सील किया गया है। मस्जिद 1988 से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। खसरे में मस्जिद चढ़ी हुई है और पिछले 40 साल से ज्यादा से मस्जिद वहां पर आबाद है और वहां के लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जो उनका रिलीजियस राइट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 25 के अंडर गारंटी किया है। बात यहां से चलती है, सन 2023 में एक नोटिस आता है कि आपने कमरे का निर्माण किया है और यह कमरे का निर्माण असंवैधानिक है या नॉर्म्स के हिसाब से नहीं किया गया, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब दिया गया, ये जो कमरे का ब्यूटिफिक कार्य हुआ है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में 3 करोड़ 3 लाख रुपए अप्रूव हुए थे मदरसा और मस्जिद की ब्यूटिफिकेशन के लिए और रिलीजियस प्लेसेस के लिए। एलोकेशन ऑफ फंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उत्तराखंड के जरिए से किया गया और थानों की मस्जिद में कमरा बनाने के लिए इमाम साहब के लिए 8,03,000 रुपए का फंड रिलीज हुआ। जब यह फंड रिलीज हुआ तो 13 पॉइंट प्रमुख सचिव उस समय के फिनाय साहब ने इसमें लिखवाए कि इन 13 पैरामीटर्स के पूरे करने के बाद कोई एलोकेशन ऑफ फंड्स हो पाएगा, जिसमें पॉइंट नंबर 8 यह है कि कोई भी कार्यदायी संस्था अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन करेगी तो अथॉरिटी से मैप सैंक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी होगी। तो काम दिया अल्पसंख्यक विभाग ने, कार्यदायी संस्था थी पेयजल विभाग, उसका नक्शा पास कराने का ओनस एज पर द जियो वो पेयजल विभाग का था। कमरा बनाने के बाद मैं तो ये कहता हूं शायद ये कमरा भी किसी साजिश के तहत बनाया गया और उसके बाद ये नोटिसबाजी शुरू हुई। हमने एमडीडीए को ये कहा कि हम इसका भी नक्शा पास कराने के लिए तैयार हैं। हमने वहां नक्शे के पेपर डाले। सोसाइटी मस्जिद की रजिस्टर्ड है, मस्जिद के नाम रजिस्ट्री है। 88 में किसी ने गिफ्ट डीड, जिनकी प्राइवेट लैंड थी, प्राइवेट लैंड पे मस्जिद बनी हुई है, किसी सरकारी भूमि पे नहीं बनी हुई है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट भी आया है, अपनी प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ना या लोगों के साथ कलेक्टिवली प्रेयर करना कोई अपराध नहीं है। अब जब ये सारी चीजें हो गई, क्योंकि सरकार का एक मुद्दा है बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को इस काम पे लगाया कि ताकि वो पूरी मस्जिद को ऐसा शो करे ना जाने ये किसी सरकारी जमीन पे बनी है या किसी जंगलात की जमीन पे बनी है। हमारा ये कहना है, जब सारे कागज हमारे पास मौजूद थे और हमने एमडीडीए को सैंक्शन करने के लिए, प्लान सैंक्शन करने के लिए सारे कागज लगाए थे, एमडीडीए ने रिजेक्ट क्यों किया? पहले एमडीडीए ने सीलिंग की बात करी है कमरे की, जिसको फरवरी में एमडीडीए ने सील किया। उसके बाद एमडीडीए ने बात करी टॉयलेट और बाथरूम को सीज करने की, उसको भी एमडीडीए ने सीज करा। फिर आखिरी में आप 14 मई को नोटिस दे देते हैं कि आपकी पूरी मस्जिद अवैध निर्माण है। वो जो 20x40 का जो एरिया है, उसकी कोई बात इससे पहले एमडीडीए ने नहीं की थी, ना ही एमडीडीए ने उससे पहले कोई बात की थी। हमने एमडीडीए को यह गुहार लगाई, ये बातें मीडिया में भी कही, हम इसका प्लान अप्रूव कराने के लिए तैयार है। आपने हमारा प्लान रिजेक्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज। मैं यहां आपके जरिए से पूछना चाहता हूं सरकार से और एमडीडीए से कि आपके पास इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, आपके पास कमर्शियल लैंड यूज है, आपके पास रेजिडेंशियल लैंड यूज है, आपके पास रिलीजियस लैंड यूज है ही नहीं। जब आपके पास रिलीजियस लैंड यूज है ही नहीं तो मस्जिद का नक्शा किस चीज में पास कराया जाएगा? आपका जो सोर्स है कानून का 1973 का अर्बन प्लानिंग एक्ट है, उस अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत आप कार्रवाई करते हैं।
वो अर्बन प्लानिंग एक्ट रिलीजियस रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए है। आपके पास रिलीजियस बिल्डिंग बनाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, उसका नक्शा पास कराने की कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कम्युनिटी सेंटर का नक्शा पास करते हैं। अगर एमडीडीए मस्जिद का नक्शा पास कराने के लिए तैयार है, हमने कहा ये हमारे कागज है, आप लीजिए। लेकिन एमडीडीए को कुछ नफरती लोगों को खुश करना था अपनी सरकारी आकाओं के आदेश निर्देश का पालन करते हुए, इसलिए उन्होंने बिना किसी कानून को फॉलो किए, बिना किसी एसओपी को फॉलो किए इस मस्जिद की सीलिंग की है, जो कि कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आज ये बात इससे साबित हो रही है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली मुस्लिम्स के साथ सरकार का दोराहा बर्ताव है और सरकार फेल हो गई है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। आज कुछ लोगों के लिए मेजॉरिटी इस देश की, प्लीज नोट माय वर्ड्स, मेजॉरिटी इस देश की बहुत अच्छी है, इस देश की मेजॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे खराब लोग हैं जो इस देश के प्यार को, जो इस देश के सौहार्द को खंडित करना चाहते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ नफरती लोगों के ऊपर ये सरकार चल रही है और उनकी नफरत की आग को भड़काने के लिए सरकार ने यह कदम किया है। और मैं ये भी कहता हूं, आज बीजेपी की जितनी भी सरकारें इस प्रदेश में चल रही हैं, जब भी देश में आई हैं, उनकी कुर्सियों के नीचे बहुत सारे मासूम लोगों की लाश है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार के प्रायोजित कुछ लोग वहां जाकर खड़े हो रहे हैं और उन बातों को कर रहे हैं कि मुसलमान का एंट्री बैन होनी चाहिए उत्तराखंड में क्योंकि ये देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। हम भी मानते हैं ये देवभूमि है। अगर यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ है, तो यहाँ साबिर कलियरी भी है, यहाँ पे हेमकुंड साहिब भी हैं। वाकई में ये देवभूमि है और देवभूमि में जितना अधिकार किसी और का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। इस देश के प्रत्येक वासी का इस देवभूमि पे उतना ही अधिकार है जितना किसी और का है। अगर कोई ये कहेगा कि उस हमारी एंट्री या किसी और की एंट्री यहाँ पर बैन है, इसका संज्ञान पुलिस को और प्रशासन को लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से एफआईआर भी करनी चाहिए। मस्जिद में अब बता रहे अवैध कागज। अब मैं आपके सामने एक एक करके इसके कागज भी आपको शो करना चाहता हूँ। लेकिन सवाल तो यह है कि उन्होंने जो वो नोटिस लगाया है उसमें कई डेट मेंशन करी है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप उस डेट पर पहुंचे ही नहीं, उसमें आपने परसों ही नहीं किया। जो वहां के जो मौजूदा मुतवल्ली थे या इंतजामिया कमेटी थे। ये क्या परसुअल है? मेरे पास पूरे कागज का पोर्टल है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये परसुअल वहीं का है, ये रजिस्ट्रेशन के कागज हैं, मेरे घर पे नहीं बने हैं, सरकार का रजिस्ट्रेशन है, आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ प्रस्तुत है, फाइल में लगा हुआ है जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस के लोग नाराज हो जाएंगे। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड पे ये बात है, द देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने ये कहा था, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने ये कहा था कि मस्जिद वहीं बनाई जाएगी। वो बात झूठी निकली थी। द देन चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मस्जिद नहीं शहीद की जाएगी, मस्जिद शहीद हुई थी। तो एक सेट प्रेरोगेटिव है, चला आ रहा है, तो झूठ बोलेंगे और अपना काम करेंगे। क्या आप लोगों को ये लगता है सरकार और सरकार के लोगों की सारी बात सच होती है? जब हमारे पास ये कागज है, वहां एमडीडीए की फाइल में सब लगे हुए हैं, एमडीडीए उस फाइल को सार्वजनिक करे। किसने रोका है? सार्वजनिक करे कि आपने वो नहीं दिया। एमडीडीए ने नक्शा रिजेक्ट किया है, लिखा हुआ है लैंड यूज। आपके पास रिलीजियस लैंड यूज है ही नहीं, आप कैसे पास करेंगे मस्जिद का नक्शा? बताइए। हम उसके बाद कोर्ट है, कोर्ट में केस लिस्टेड है, थर्सडे को मेंशन है। पहले भी कोर्ट ने आदेश ये किया था कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ इनका नक्शा डिसाइड करें। ये हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था। दावा और कर रहे हैं कि 1988 से ये मस्जिद वहां पर है और फर्ज में दर्ज है, तो फिर ये जो गिफ्ट हुई है, डीड जो हुई है गिफ्ट की, ये 2018 में कैसे? ये गिफ्ट डीड ऐसे हुआ था, 18 में नहीं हुई थी सर। 19 कमेटी ये भी 2018 में ये रजिस्टर्ड है, लेकिन 1988 से मस्जिद चली आ रही है, उसके प्रमाण है। सन 92 से मस्जिद रजिस्टर्ड है। देखिए, एक कानून है इंडिया में, अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, वक्फ बाय यूजर। किसी जगह को वक्फ बाय यूजर चलाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। अभी भी ये जो नया वक्फ एक्ट मोदी गवर्नमेंट लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर आज भी स्टे कर रखा है। उस पे कोर्ट में दौराने बहस मैटर सब्जेक्टाइज्ड है।
एमडीडीए का आरोप ये है कि आपसे कागजात मांगे गए थे अल्पसंख्यक विभाग से रिलेटेड बता देना उससे मांगे गए थे, आपने प्रस्तुत नहीं की, उस बेसिस पे उन्होंने सील कराया। यहाँ पे सील वाला मामला चल रहा है, यहाँ पे ये मामला चल रहा है कि आपने तरीके से बनाया, परमिशन नहीं लेके। अच्छा, इसको लेकर के आपने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के सिवाय आप कहीं गए? मानवाधिकार कार्यदायी संस्था पेयजल विभाग है, ओनस पेयजल विभाग पे है कागज दिखाने का या हम पर है? मेरे पास तो यहाँ ये लेटर मौजूद है जिसमें प्रमुख सचिव के यहां से फंड सैंक्शन हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्यदायी संस्था नक्शा पास कराएगी। तो ये ओनस तो पेयजल विभाग पर था या हम पर था? इसके कागज पेयजल विभाग दिखाएगा कि हम दिखाएंगे? और इसके कागज हम एमडीडीए में जमा करा चुके हैं, दिखा चुके हैं। भाई एक सवाल ये उठता है कि ये जो 1988 से में दस्तावेज में मस्जिद चढ़ी हुई है जी, क्या जो अभी हमारे आपने सवाल किया या जिलाधिकारी को भी लेटर दे रखा है? ये रहा मैं जारी कर दूं। मदरसे की तो नहीं थी, मदरसे ने किसी बात नहीं, वहां कोई मदरसा भी नहीं था, वहां कोई नहीं मदरसे वहां नहीं था। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मदरसे में और मकतब में डिफरेंस है। शायद पत्रकारों को यह बात समझनी पड़ेगी, मदरसे में और मकतब में डिफरेंस है। मदरसा वो जगह है जहां बच्चे एज अ हॉस्टल रहते हैं, मकतब वो जगह है जो थोड़ी देर के लिए जब वो नमाज पढ़ने आते हैं वहां बैठकर कुछ अपनी मजहबी तालीम सीख ले और वहां पर इमाम उन्हें सिखा दे, उसके बाद वो अपने घर चले जाएं। उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और देखिए, वो प्रॉपर्ली उसे मकतब भी नहीं कहा जा सकता। कुछ बच्चे किसी भी वक्त आकर और वो के कुरान शरीफ कैसे पढ़ना है, नमाज कैसे पढ़नी है, ये बात सिखाई जाएगी। हम किसी भी संस्था में किसी भी मजहबी मकाम में जाते हैं, वहां के सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं और वो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसे सिखाए जाते हैं। उन हैबिट्स को सिखाने के लिए, उन कस्टम्स को सिखाने के लिए, उस यूसेजेस को सिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको छूट दी है। कस्टम्स एंड यूसेजेस, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाकायदा इसी लैंग्वेज में दर्ज है। नहीं, जो सवाल ये है कि 1988 में वो मस्जिद जो है दर्ज है, रजिस्ट्री है या दाखिल खारिज हो चुका है। कुछ लोगों का अभी सवाल भी आया है कि 2014 में क्या कोई गिफ्ट डीड भी हो गया? 2018 गिफ्ट डीड 1988 से है। देखिए, मैं इसका मालिक हूं, ये सारे मेरे भाई हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मुझे अपना शेयर रेलिंक्विश करने के लिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, शरिया एक्ट 1937 का एप्लीकेबल नहीं है। इससे पहले तो था। अपना रेलिंक्विश करने के लिए एक गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की जरूरत है, जो हम उस समय जिनके नाम ये जमीन चली होगी उन्होंने वो गिफ्ट डीड, क्या वो गिफ्ट डीड मौजूद है, अभी मौजूद है, कागजों में मौजूद है। दूसरी एक और चीज है कि जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, आप एमडीडीए में धरना भी दे रहे थे, उस बीच कोई वार्ता हुई आपके वीसी साहब से या उन्होंने कोई मिलने की? देखिए, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो वीसी एमडीडीए हो, किसी ने किसी बात पर ना तो जवाब दिया, ना मिलने की कोशिश की, ना ही मिलने का टाइम दिया। हम कल से बार बार जिलाधिकारी महोदय से समय मांग रहे हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के थ्रू, अभी तक उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। नहीं भाई, आपने शुरुआती अपने वक्तव्य में कहा कि मस्जिद सील करके सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, दूसरा दंगा भड़काने का काम कर रही है। तो क्या आप अपने लोगों को प्रवोक कर रहे हैं? दूसरा ये कि क्या आप मानते हैं कि मस्जिद सील करने के बाद दंगा भड़कता है? यानी आप हमारा घर आएंगे, हमारा घर इलीगली तोड़ेंगे, उसके बाद वहां बैठकर एक कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग इंसाइट कराएंगे। हमसे ज्यादा सबर वाली कौम नहीं है। लोगों का घर गिरता है तो सड़कों पे आ जाते हैं, लोग एनक्रोचमेंट करते हैं तो सड़कों पे आ जाते हैं। पूरा पलटन बाजार एनक्रोच्ड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा किसी के साथ पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन आज तक उस एनक्रोचमेंट पे किसी बात नहीं की। तब बात राइट्स की आ जाती है, तब बात व्यापार की आ जाती है, तब बात रोजगार की आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बात बिलीफ की है, यहाँ पर बात इमोशन की है। कुछ लोग बिना किसी पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब किए हुए, कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति वहां पे कह रहा है कि जान से मारने की धमकी दे दी, गर्दन उतारने की धमकी दे दी, तो कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ होगा, कोई तहरीर दी होगी? कुछ लोगों ने कल वहाँ पे एकत्रित हुए, कुछ लोग हिंदूवादी संगठन, और उन्होंने हवन वगैरह भी किया सीलिंग के बाद। आप लोगों की तरफ से आप आगामी क्या शांतिपूर्ण? देखिए, जो वो कर रहे हैं, मैं जी हिंदूवादी संगठनों की बड़े चेहरे ने कहा है थैंक यू नहीं, और कुछ सर्टिफिकेट का कुछ मामला है आपका?
अगर उनके साथ कोई मैटर है, मेरे साथ आए, इस सच की लड़ाई में मेरा साथ दें, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं मानूंगा कि वो मेरे साथ है। तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैंने कहा तो वो शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? यहाँ के मेरे साथ लड़ाई लड़े ना, अगर वो मेरे साथी हैं तो मेरे साथ आए और सच की लड़ाई लड़े। मतलब आपका साथ देने के लिए किसी को भी कलमा पढ़ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो वहां पर अगर वहां कोई स्वाहा करने की बात करेगा, हवन करने की बात करेगा, तो जैसे स्वाहा करने की और हवन करने की छूट है, ऐसे ही कलमा पढ़ने की छूट है। कलमा पढ़ना कोई बुरा बात नहीं है। और साथ देने के लिए मैंने साथ में ये भी कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, ये आपने इस बात को हाईलाइट नहीं किया जी। यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ पब्लिक है। सवाल थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है जी। कल उन्होंने आरोप लगाया वहां पर कि जो आपकी अजान होती है उस अजान में कहा जाता है कि सिर्फ अल्लाह की पूजनी है, अल्लाह के सिवा धरती पर कोई नहीं है। क्या ये सच बात है? ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, अरबी में अजान दी जाती है और अल्लाह ताला का तर्जमा ईश्वर से भी किया जाता है, एक ओंकार साई नाथ से भी किया जाता है, और इस्लाम मोनोथीज्म को फॉलो करता है। हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की परस्तिश नहीं करते हैं, और जो लोग अल्लाह ताला की परस्तिश नहीं करते हैं, हमसे उनका कोई इख्तिलाफ और कोई विवाद भी नहीं है। हमको इस देश में अजान देने की, कुरान पढ़ने की, मस्जिद बनाने की, मदरसा बनाने की और अजान देने की छूट कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, किसी ने नहीं दी है, और इसका पूरा पूरा अधिकार हमारे पास है। और अगर मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज आती है तो इस खूबसूरत हिंदुस्तान में माशाअल्लाह ओम जय जगदीश हरे की भी आवाज आती है, ये भी आवाज आती है, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम की भी आवाज आती है। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब इस पर आपत्ति नहीं है तो अल्लाह अकबर पे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप ये बात दावे से कह रहे हैं भाई कि जो मस्जिद की मीनारें बनी हुई है वो मीनारें 2018 पहले की बनी हुई है? देखिए, कंस्ट्रक्शन कभी भी हो सकता है लेकिन रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात, अब आप मीनारों की बात ले आए, 1988 से धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी अपना घर बनाते हैं, धीरे धीरे करके उसमें जरूरत पड़ती है कि उसको मॉडिफाई करें या फिर उसमें कोई रेनोवेशन वर्क करें। ऐसे धीरे धीरे मस्जिद को रेनोवेट कर लिया गया, लेकिन जो उसका एरिया है उस एरिया में कोई तब्दीली नहीं, और रेनोवेशन एमडीडीए के क्लॉजेज में फॉल भी नहीं करता है। अब आगामी कदम क्या है आप लोगों के? आगामी हम हाईकोर्ट गए हैं, हमने मिलने का समय मांगा है, और हम इस बात को आपसे भी कह रहे हैं और सारी दुनिया से कहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, और जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जैसे अभी एक मस्जिद सील हुई है, पूरे उत्तराखंड में अगर उनके पे कार्रवाई तो सिर्फ मस्जिदों पे कार्रवाई होनी चाहिए या जितने इलीगल स्ट्रक्चर है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? नहीं, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। तो इलीगल सिर्फ मस्जिद नहीं है,